क्या पढ़े थे लास्ट? ठीक, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कल। चलिए तो एकदम कंसंट्रेट हो जाइए ताकि आज टॉपिक कुछ कवर हो। एनीवेज क्या कहते हैं, टेस्ट जो दिए थे कल उसको अगले क्लास में लेके आइएगा ताकि कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। आज पहले थोड़ा टॉपिक कवर कर दे आगे की तरफ, ठीक है? चलिए तो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करेंट कहलाता है। और जब किसी कंडक्टर के अंदर चल रहे, स्पेशली मेटल के अंदर चल रहे थे, तो उसमें करेंट जो है उसका रिश्ता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता था इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर वहां पे जब सारे कांस्टेंट को एक जगह किए तो इधर करेंट डेंसिटी और इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता था, जिसको आपने ओम्स लॉ कहा, वेक्टर फॉर्म। और फिर उसको पोटेंशियल डिफरेंस की भाषा में निकाला तो करेंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, आई बराबर वी बाई आर आया। ठीक है ना? तो आर कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टेंस नाम दिए, जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और ज्योमेट्री ऑफ द वायर पे। ठीक, रेसिस्टेंस का फिर टेम्परेचर से वेरिएशन देखे और देखे कि ये कर्व आता है, मतलब टेम्परेचर दोगुना करेंगे तो वो दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन छोटे डिफरेंस के लिए, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक, जहां पे जो कांस्टेंट आया अल्फा, उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोले आप। ठीक है? रेसिस्टेंस अब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया जो सर्किट में जोड़ा जाएगा, फिगर बनाया जाएगा। तो इसके लिए उसका जो रेसिस्टेंस का सिंबल है, अच्छा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या लिखे थे? ठीक, यूनिट ओम है और सिंबल ये। ठीक, और इसके ऊपर जो आर का वैल्यू है वो अक्सर वहीं पे लिख दिया जाएगा। ठीक है? अब सर्किट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं, आप गौर से देखिए तो ये वाला पार्ट रेसिस्टेंस है। सचमुच में रेसिस्टेंस में कोई दांत नहीं होता है। ठीक है ना? बस ये सिंबल है कि भाई जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, ये दिखाने का तरीका है। ठीक, जब सर्किट में आप जोड़ रहे होंगे आप रेसिस्टेंस इन सर्किट, तो वायर तो सब जगह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आर हुआ, ये भी वोल्ट का बैटरी हुआ, तो करंट फ्लो हुआ इतना। तो क्या सिर्फ रेसिस्टेंस जहां पे सिंबल है सिर्फ वहीं पे है क्या? वायर के पास रेसिस्टेंस है तो वो तो सब जगह है ना। ये दिखाने का तरीका है कि एक जगह है। ठीक, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि अब सारे क्वेश्चंस में, सारे आगे जितने भी डायग्राम्स हम लोग बना रहे होंगे उसमें ये आर, मान लो कि यहां से यहां के बीच आपने आर सिंबल दिखा रखा है, तो यहां से लेके ये बैटरी तक बीच में सिर्फ वायर दिख रहा है और उसमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। तो आप जब तक बोला नहीं जाए इसको आप जीरो रेसिस्टेंस लेंगे, इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं लेंगे। क्लियर? जब तक बोला नहीं जाए कि भाई लेना है इधर भी, नहीं तो सिर्फ इसका, बाकी वायर का जीरो रेसिस्टेंस, बात खत्म।
जैसे ही आप जीरो रेसिस्टेंस लेंगे तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका पोटेंशियल अगर VA है, इसका पोटेंशियल VB है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो चूंकि बीच में कुछ नहीं जब मिलेगा, तो जो पोटेंशियल जिनके बीच में कुछ नहीं मिला, तो आप सीधे आपको दिखना चाहिए कि जो VA है वही VB होगा, बीच में कुछ नहीं मिला। ठीक, अगर रेसिस्टेंस आ जाता तो बात बदल जाती, कुछ आ जाता तो बात बदल जाती। फॉर एग्जांपल यहां सेल आ गया ना, ठीक, अब इधर बताइए किसका किसका बराबर है? VC का बराबर होगा VD से। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप सर्किट में जोड़ते समय कि जिनके बीच में कुछ नहीं है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे ऑलवेज, ऑलवेज। उनको अलग अलग पोटेंशियल पे रखना संभव ही नहीं है। ठीक, क्लियर? ये पहला पॉइंट। दूसरा ये कि बैटरी से जो करंट निकलेगा वही करंट घुसेगा। करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू करंट रिसीव्ड बाय द बैटरी। अच्छा, पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ? यहां तो कारण समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो वो मेटल है, वो पूरा मेटल एक पोटेंशियल पे रहना चाहेगा, बात खत्म। जब बीच में रेसिस्टेंस नहीं है, बाधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा था, ये क्यों? सोचिए जरा। तो याद रखिएगा, चार्ज अपने से कहीं पर जाके जमा नहीं होना चाहता है। चार्ज चल रहा है तो ये आगे तभी बढ़ेगा जब उधर आगे वाला और आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? पीछे वाला आगे तभी बढ़ेगा जब आगे वाला और आगे बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। ठीक, इसके उल्टा भी बोल सकते हैं, जब आगे वाला आगे तभी बढ़ेगा जब पीछे वाला आगे बढ़ेगा। इसको आप जिस भाषा में बोलिए, मतलब चार्ज कहीं पे डिपॉजिट नहीं करना है, समझ रहे हैं? जमा नहीं करना है। चार्ज आएगा तो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। क्लियर? तो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी is equal to current received by the battery। रुक जाइए, लिखिएगा बैटरी, ध्यान रखेंगे इतना। ठीक, ये जो बैटरी है इसके बारे में थोड़ा पहले बता चुके हैं आपको कि बैटरी अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट का है, तो इधर वाला 0 तो इधर वाला 10 हो सकता है। इधर वाला कोई हम कर दे -5 तो इधर वाला को +5 होना होगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है वो कुछ नहीं है, उसके दोनों टर्मिनल के बीच का, अरे बोलो, बैटरी का वोल्टेज क्या है? बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बात खत्म। तो डिफरेंस अगर 10 वोल्ट का बैटरी है तो ऑलवेज डिफरेंस 10 का मेंटेन होगा। इसका मतलब ये कभी जरूरी नहीं है कि एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, ये जरूरी नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस उतना होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा और आज लिखेंगे, बाकी तो कुछ बातें तो पहले बता चुके हैं। तो बैटरी करंट को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है इस सर्किट में, और सबसे रेसिस्टेंस को कंटेन करता हुआ सबसे सिंपल सर्किट ये है। ठीक है,
हम बार बार बैटरी बोल रहे हैं, लेकिन एक और नाम आएगा बैटरी के साथ साथ, कभी कभी सेल। सेल, सेल का क्या मतलब होता है? बैटरी, जोर से। हर कंपार्टमेंट एक सेल है और कई कंपार्टमेंट जोड़ देंगे तो बैटरी है। तो हर कंपार्टमेंट में केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है ना? इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? अरे उसको बोलो। जा, आधा तो बैटरी बताए, आधा में अटका दिए, कैसे होगा? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तोड़ना, ठीक है ना? तो अगर सॉल्यूशन में आयन चला, आयंस के चलने की वजह से करंट पैदा हुआ, तो इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। और इसके उल्टा कर दे, हम बाहर से करंट दे दे और उसके वजह से सॉल्यूशन में आयंस का उल्टा चलना हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा? आयंस घूम रहे थे सॉल्यूशन में और जाके दोनों प्लेट्स पे बैठ जाएंगे मेरे करंट देने की वजह से। तो जो फ्रीली घूम रहे थे अब सब सेपरेट हो गए, अलग अलग प्लेट पे जमा हो गए, तो उनका लाइसिस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो वैसे सेल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम लोग यहां क्या पढ़ रहे होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हर कंपार्टमेंट एक सेल है, ठीक? और ऐसे ऐसे कई कंपार्टमेंट को जोड़ के जो बक्सा या क्या कहते हैं, जो सामान आपके हाथ में दिया गया जिससे आप करंट ले रहे हैं, चाहे वो पेंसिल बैटरी हो, चाहे बड़ा सा ट्रक का बैटरी हो, उसको आपने बैटरी कह दिया। क्लियर? अच्छा, ये मजबूरी क्यों है? सवाल जब उठ किया तो ये भी उठ जाए। अरे एक ही कंपार्टमेंट बना देते 12 वोल्ट का। आप इन्वर्टर में बैटरी घर में देखिएगा, उसमें 6 कंपार्टमेंट होंगे 2-2 वोल्ट का, सबका एक एक ढक्कन होगा, सब एक एक सेल है। 6 सेल मिला के 12 वोल्ट हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तो एक ही बक्सा बना देते 12 वोल्ट का। ये छोटा छोटा इतना सारा बक्सा बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? तो जा देखिए, खैर इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, घबराए नहीं, हम देते हैं। वो ये कि देखिए, जो बिजली आपको अभी इस कमरे में मिल रही है ना, ये जनरेटर से मिल रही है। तो आप जनरेटर की शक्ति आसानी से बढ़ा सकते हैं, बड़ा जनरेटर ले लिए, ठीक है ना? जनरेटर का ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो जनरेटर का के पास ट्रांसफार्मर लगा दिए, क्या क्या कर दिए, सब समझ रहे हैं ना? तो इसमें बहुत सारा उपाय है जो जनरेटर से प्रोड्यूस हो रहा है बिजली, ज्यादा वोल्टेज लेने का, ज्यादा पावर लेने का बहुत सारा उपाय है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या है कि आयन दौड़ता है। तो अब आयन दौड़ने का जो मामला है ना, वो लिमिटेड है। बहुत आप कंपार्टमेंट बनाते हैं तो आपको 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट दे पाता है बस। आप कहते हैं उसको कि हमको घर के लिए चाहिए 220 वोल्ट, तो क्या करना ना, ये हमारे बस का बात नहीं है। सॉल्यूशंस केमिकल है बेचारा, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। तब उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक घर बना देते हैं, उसमें से 2 वोल्ट दो, हम जोड़ देंगे अगला घर में, तुम 2 ही दे सकते हो ना। तो पूरे बक्से में भी डालते तो 2 ही वोल्ट मिलता। एक ही कंपार्टमेंट बनाते हैं ना उतने बड़े बैटरी में, तो 2 ही वोल्ट मिलता। तो हमने क्या किया कि भाई छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना, तुम 2 दे सकते हो ना इस सॉल्यूशन से, तब मैं इस सॉल्यूशन के कई सैंपल बना दूंगा, हर सैंपल से 2-2 वोल्ट ले लूंगा और जोड़ के 12 वोल्ट कर लूंगा। समझ रहे हैं ना? सॉल्यूशंस में आयंस है, वो दौड़ के आपको वोल्टेज दे रहा है।
दौड़ के करंट दे रहा है, उसकी लिमिटेशन है कि 1.5 वोल्ट बहुत हो गया। समझ रहे हैं ना, ये मामला है। बहुत तगड़े तगड़े केमिकल्स यूज कीजिएगा, ठीक, लिथियम वगैरह का, तो 3 वोल्ट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और आपको थोड़ा बहुत भी काम करना है ढंग से, तो 12 24 वोल्ट 12 वोल्ट इतना तो चाहिए डीसी में भी। यहाँ तो एसी में तो खैर कोई ज्यादा ही चाहिए, 220 वोल्ट 240 वोल्ट है ये। क्लियर। तो बैटरी के बारे में ये एक दो बातें हम लोग अब फिर से नोट करेंगे। अच्छा, लिखने से पहले ये देखिए, चार्ज चला इधर से, चलते हुए रेसिस्टर से पार किया, यहां आया बैटरी के निगेटिव पोटेंशियल पे। मैं निगेटिव पोटेंशियल बोल दूं तब, कभी लोअर पोटेंशियल बोल दूं तो, आप समझ चुके हैं बैटरी का मामला क्या है। अब सुनिए, तो ये जो चार्ज जब यहां पहुंच गया, देखिएगा गौर से, जब यहां पहुंच गया तो इसको अब तपना होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे टपना होगा। लोअर से हायर ले जाने में ये वर्क करेगा आप पर कि आपको काम करना होगा, आपको काम करना होगा। वो काम यहां पे कौन करेगा? बैटरी। उस काम को, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, जो काम किया गया, ये चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे टपाने में उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया गया है। नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अच्छा, तो पहले भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पोटेंशियल को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसीलिए न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल ही आएगा। हम सीधे बोल दे बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है तब, या बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है तब, समझ रहे हैं, वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, 10 वोल्ट है, नाम अलग अलग है सिर्फ डिफिनीशन के आधार पे। बैटरी का वोल्टेज कह दिए तो द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर टर्मिनल। बैटरी का ईएमएफ कह दिए, मतलब बैटरी द्वारा काम किया गया, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। अब इसको नोट कीजिए, तो बैटरी के बारे में एक दो बातें नोट करेंगे, ये सर्किट में दो तीन बातों का जो ध्यान रखना है, ठीक।
तो हम्म चलिए, बैटरी के बारे में नोट करने से पहले यहाँ पे एक बात और समझ ले, तो अब ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस और आगे सर्किट्स समझना और आसान होगा। सर्किट्स के बारे में कई जगह कुछ कुछ बातें आएंगी, मैं थोड़ी थोड़ी बातें अभी ही रखते रखते मैक्सिमम बातें रखना चाहता हूं। आइए, ये देखिए, चलो सब लोग देखो इधर, बाद में नोट। ये है तो ये VB है, लेकिन है दोनों बराबर, तो आगे हम लोग अब सर्किट में सीधे लिखेंगे ये VA तो ये भी VA, सेम पॉइंट हो जाएगा दोनों, ठीक। ये VD तो ये भी VD, सेम पॉइंट हो जाएगा दोनों, आगे सर्किट में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, ये जब उस जो पोटेंशियल है ये भी वही पोटेंशियल है, ये जो है वो वही है, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर V का आया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना का आएगा, V का आएगा। जब ये दोनों जो है जो पॉइंट है वहां वो भी वही पॉइंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर V का है, क्या हो रहा है, शांतिपूर्वक है सर, हाँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंस वही होना ही होगा। यहाँ पे डिफरेंस वही होगा कि होना ही होगा, होना ही होगा, ठीक। तो अगर बैटरी का EMF जो आगे लिखेंगे या वोल्टेज V है, तो यहाँ पे भी V उतना होना ही होगा। अब देखिए, जब रेसिस्टेंस के अलोंग आप चले करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में चले, तो पहले हाइयर मिला और बाद में, जो कि आप जानते हैं डेफिनेशन में भी, कि चार्ज किधर से किधर चलेगा, हाइयर से लोअर से चलेगा, कोई बड़ी नई बात मैंने नहीं कह दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है कि गेन होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है किसके डायरेक्शन में, तो फिर करंट के उल्टा अगर चलेंगे तो गेन होगा, गेन होगा, क्लियर। यहां पे एक ही रेसिस्टेंस है, तो ये सारा के सारा वोल्टेज जो बैटरी का था वो किस पर ड्रॉप होगा, उसी रेसिस्टेंस पे। रास्ते में और रेसिस्टेंस मिलता तो कुछ इस पर ड्रॉप होता, कुछ उस पर ड्रॉप होता, ये अकेला है तो सारा ड्रॉप इसी पे होगा, क्लियर। तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये बात अब फील कर लीजिए, ऑलवेज का माने जा रहा है, ठीक। और ड्रॉप हो गया, और उल्टा चले गए तो गेन हो गया, बढ़ गया, तो ये वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज गेन, ये वर्ड बार बार यूज होगा आगे, ठीक। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जरा बताइए तो, ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर IR। तो अब सीधे सर्किट में भाई IR इस पे ड्रॉप किया है, और सर्किट होता तो अगर ये R1 होता वो R2 होता, तो R1 इस पे ड्रॉप होता, R2 उस पे ड्रॉप होता। करंट सेम लिए क्योंकि रास्ता एक ही है, करंट सेम रहेगा अगर रास्ता सेम है तो, क्योंकि अभी अभी देखें जितना करंट आता है उतना ही जाता है,
तो रास्ता एक ही है ना, इस रास्ते में और रेसिस्टर अगर आ जाएंगे तो उसको सीरीज में जोड़ना कहेंगे। रास्ता एक तो कैसा जोड़ना होगा, सीरीज में, और रास्ता अल्टरनेट हो जाएगा तो पैरेलल में। तो रास्ता अगर अल्टरनेट हो गया तो एक रास्ता का करंट अलग हो सकता है, दूसरे रास्ते का करंट अलग हो सकता है, लेकिन अगर रास्ता सेम है तो करंट सेम होगा। ठीक है ना। हाँ, वो सेम पाथ, रूल तो नोट कीजिएगा, सेम करंट, ये बात। दूसरा ये कि जब करंट के एलोंग चलेंगे हम सर्किट पर तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उल्टा चलेंगे तो वोल्टेज गेन होगा। रुकिए तो लिखिए, क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स along the coil, तो हम देखिए वोल्टेज गेन along voltage gain when we move opposite to current। ठीक है, ये इस रेसिस्टेंस पर मत लिखिए, रुकिएगा। ठीक, अब देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहां ड्रॉप पे रहा, फिर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। ये कौन बढ़वाया, बैटरी, बैटरी। तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप रेसिस्टेंस से गुजर रहे थे तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, लेकिन सेल में आपको क्या देखना है, लोअर से हायर पे जा रहे हैं तो गेन, और हायर से लोअर पे जा रहे हैं तो ड्रॉप। तो ये गेन और ड्रॉप वर्ड मेनली रेसिस्टर और बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं। बैटरी के लिए कहते हैं कि इनके दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोअर से हायर पे गए हैं तो वोल्टेज बढ़ गया। तो देखिए पूरे अब सर्किट में चलिए, ए से शुरू कीजिए, जो वोल्टेज था वही बना रहा, बना रहा, वोल्टेज गिर गया, गिरा रहा, फिर से वोल्टेज बढ़ गया, हो गया ना मामला बराबर पूरे सर्किट में। अगर आप ए पे थे तो ए पे जो आपका पोटेंशियल था वो होना ही होगा जब आप चक्कर लगा के आएंगे तो, क्योंकि वी ए जो है सो है। समझ रहे हैं सब लोग, बहुत काम का चीज सब था ये सब, क्योंकि अब इसको अप्लाई ही करना है आगे चैप्टर्स में। ए पे जो पोटेंशियल था वो है सो है, आप कहीं से घूम के आएंगे फिर से ए पे पहुंच जाएंगे तो वही पोटेंशियल होना ही होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है सो है, आप घूम घाम के कहीं से आए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, भुला गए क्या, कंजर्वेटिव फील्ड किसको कहेंगे, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल भी सेम होगा। यह है कंजर्वेटिव फील्ड का मामला, ठीक है ना। तो वी ए पे पहुंचे, चले, एक बार गिरे तो फिर एक बार उठे भी, ताकि वहां पहुंच गए। क्लियर है ये बात। इसके बाद और ड्रॉप कितना हुआ, V बराबर आई आर। इसमें हम एक और जोड़ दे, जो आगे जोड़ने वाले हैं, घबराए नहीं। तो इस पर भी ड्रॉप होगा, उस पर भी ड्रॉप होगा, दोनों ड्रॉप को जोड़ेंगे तब किसके बराबर आएंगे, बैटरी के वोल्टेज के। क्लियर चल रहे हैं। अब ये जो साइड में लिखे उसको उतारिए, फिर बैटरी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो यहां पे जो आई था वो V बाई आर,
रास्ते का रेसिस्टेंस और बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ। चलिए तो बढ़े आगे। अरे बढ़े। ओके, अब आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं, सेल एंड बैटरी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a source of potential difference. और ये कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ग्रीक सिंबल कैपिटल एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स साथ साथ लिखिए सब लोग, बात समझ चुके हैं आप लोग, कलम से लिखो सब, मुंह से नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये वर्क डन बाय द बैटरी है, पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, न्यूमेरिकली। ईएमएफ आमतौर पे हम लोग लेंगे न्यूमेरिकली ई बराबर वी। जनरली, जनरली क्यों लिख रहे हैं बाद में आएंगे। ई बराबर भी किसका, बैटरी का वोल्टेज। ठीक है ना। तो ये जो
बैटरी का वोल्टेज जिसको कह रहे हैं या ईएमएफ कह रहे हैं, ये ई इज क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स है। इनको साथ साथ सर हम अगले बोर्ड पे चल जाएंगे अब। ठीक है, देख लीजिए हट गए तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर ये इसका ईएमएफ ई है तो अगर ये जीरो है तो ये ई है। वही बात ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर यहाँ पे ये x है तो ये e प्लस एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहले लिख चुके हैं, एक दो बार वो भी लिख दिया जाए कि अगर 20 वोल्ट का बैटरी है, ये -10 है तो ये +10 है, डिफरेंस 20 चाहिए। अगर ये 0 है तो ये 20 होगा। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। क्या नहीं पढ़ा रहा है, ऐसे बात नहीं, क्या नहीं पढ़ाएगा। हाँ, हाँ, अब नीचे इसके लिख लीजिए कि ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड ए सेल। बोले ईच कम, अभी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो लिखो, पहले लिखो इसको। क्या पानी वानी मंगाए, कहा है? फ्रिज का बर्फ ला के डाल दीजिए, जैसे पीठ पे डाल दीजिए, उसके बाद देखिए सब नींद भाग जाएगा। एक बर्फ का टुकड़ा। 7:30 में क्लास है तब ये हाल है। अब 5 बजे कर दिया जाए तब। ठीक, चलिए, जिंदगी छोटी सी बात। हाँ, हो गया, अभी 7:30 ही है, चलिए इधर। तो लिखो सब साथ साथ, each compartment is called a cell. Cell. Group of full stop के बाद group of cells is called battery. ये सेल है,
तो ये बैटरी के अंदर 3 सेल्स है दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस में अक्सर एक सेल बना रहे होंगे और बोल देंगे बैटरी है, बात पर कई बार सेल भी बोल देंगे, कई बार बैटरी भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। अब चलिए देखते हैं एक टॉपिक, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। Internal resistance of a battery। तो बैटरी का वोल्टेज बहुत कम होता है, झाकता है और कहीं माने इजी चीज है, पानी पिला दे रहे हैं। अच्छा पी लीजिए। हाँ तो अरे बोले तुम लोग आज बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, क्या करे सर, सजा सजा के लिखने का आदत हो गया। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, अब सुनिए, तार से रेसिस्टेंस था, वो आया इधर, एक टर्मिनल से निकला दूसरे टर्मिनल पे पहुंचा। सुनिए रे, अब सवाल ये होता है कि जितना देर करंट इसके अंदर रहा, इसके अंदर आयंस चल रहा था और तार में क्या चल रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बैटरी के अंदर क्या चल रहा था, आयंस। ये आयंस जो सॉल्यूशन में है, ठीक, आयंस सॉल्यूट है तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसमें जो चल रहेगा आयन, तो क्या इसको कोई विरोध नहीं मिलेगा, सीधे चले, क्या इनके बीच कोई टक्कर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का खुद एक अपना भी रेसिस्टेंस होगा, समझ रहे, जो ठीक है कम होगा लेकिन होगा ना, ठीक। तो वो जो रेसिस्टेंस है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी कह देंगे। अब समझने वाला 2 बातें, वो ये कि ये दोनों प्लेट है ऐसे, और प्लेट के बीच में सॉल्यूशंस का आना जाना हो रहा है, क्लियर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो प्लेट अगर चौड़ा कर देंगे तो आयंस को दौड़ने का जगह ज्यादा मिल जाएगा, तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो प्लेट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल रेसिस्टेंस। अरे कुछ नहीं, जो वायर में था वही तो आया, वायर की मोटाई ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। वहां पे बोलते थे वायर की लंबाई ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। अरे आर रोयल भाई, दिक्कत नहीं ना, सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाएगा, इलाज के लिए कि पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, इलाज के, ठीक है ना। तो सुनो सबरे, तो लेंथ यहाँ पे भी ज्यादा होगा तो रास्ते में टक्कर ज्यादा मिलेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक।
ये दो बातें समझना मुश्किल नहीं था, ठीक। लेकिन कंसंट्रेशन की बात अगर करें, सॉल्यूशन में आयंस है तो उनका कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो तेजाब वाला बैटरी है H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 में H प्लस आयंस है और SO4 माइनस माइनस आयंस है, ठीक है ना, सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। तो अब पूछा जाए कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसंट्रेशन कम से कम चाहता है तो अच्छा करंट देता है। कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस किसी छोटे से जगह पे बढ़ेगा, तो उनके बीच का टक्कर बढ़ेगा। अरे भीड़ ज्यादा तो टक्कर ज्यादा, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ आयंस भी तो थोड़ा बढ़ गया, कौन डोमिनेट करता है ये डिपेंड करता है। याद रखिए, एवोगैड्रो नंबर क्या छोटा नंबर है क्या? थोड़ा सा भी सॉल्यूशन में दे दिए हैं तो काम चल रहा है। आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा इन जनरल। आप कहेंगे सर पहले ही से इतना ना कम रखे थे कि वो दे ही नहीं पा रहा था वोल्टेज, तब उस समय कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा, कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन सीधे आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होता है, तो कहिएगा टक्कर ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा। याद रहेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस फ्रॉम, लिखिए मेरे साथ साथ, इनसाइड द बैटरी due to collision of ions, collisions of ions in the solution। और भी कारण है, मैंने एक कोलिजन लिखा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन हुआ आयन का, पानी ने घेर लिया लिथियम प्लस प्लस को, सोडियम प्लस प्लस को, तो अब वो अकेले नहीं चल पाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो चिपका हुआ है उसको लेके चल रहा है। तो और भी फैक्टर्स है, आप उतना नहीं ध्यान दे, ये दो तीन को बात बोल देना है, काम चल जाएगा। आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं। कॉलिजन फाइंड इन द सॉल्यूशन, ठीक। ठीक, इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लेट एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा। इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। लेंथ ज्यादा तो टक्कर का मौका ज्यादा, बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे R बराबर रो L बाई ए था, तो R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पे भी L वही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लेट एरिया के, ठीक है ना। और आगे लिखेंगे, हाँ, with increase in concentration internal resistance increases, internal resistance increases
तो ये थी बैटरी की कुछ बातें। एक दो बातें और आएंगी बाद में, जब सर्किट सब पढ़ लेंगे तो। ओपन सर्किट एंड क्लोज द सर्किट। अब रुकिए थोड़ी देर, इधर देखिए, यहाँ पे करंट कितना होगा? भाई साहब थोड़ा आ जाइए इस दुनिया में। हाँ, थोड़ा कुछ ज्यादा ही मूड में दिख रहा है, क्या बात? इरादा क्लियर है ना? तो जो चेपे पड़ रहे हैं देख रहे हैं ना, इसमें झटका लगता है। हाँ, ठीक है, 10 वोल्ट पे नहीं लगेगा, लेकिन 220 वोल्ट पे लगेगा। ठीक है ना? और फाइनली जो एग्जाम वाला है वो तो तैयार ही रहता है 440 वोल्ट लेके। चलो ना इधर, यहाँ पे करंट बताओ। बोलो। हाँ, मतलब आर और इसके वोल्टेज के भाषा में कुछ बताइए ना, ओम्स लॉ से। अरे, भी की जगह ई क्या लिख दिए, उससे परेशानी नहीं ना है जी? हाँ, भी भैया। और किसी का क्या आंसर है? आंसर कुछ नहीं है कि करेंट कुछ नहीं है। हाँ, क्यों? अरे जब चार्ज आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे वाला चलेगा कैसे? करेंट तभी होगा जब रास्ता पूरा मिले, सब जगह रास्ता कनेक्टेड हो तभी करंट होगा। इसमें बैटरी जुड़ा हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, करंट जीरो है। ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं, जिसमें ब्रेक है कहीं रास्ते में, सर्किट ओपन। अरे कुछ नहीं, ये जो स्विच है ये ओपन, ओपन सर्किट कर दिया तो इसका कनेक्शन है खत्म। ठीक, जा रहा था करंट, इनका अपना रेसिस्टेंस था, अब फिर आ रहा था करंट, समझ रहे हैं? बीच में पड़ गया ये, इसने सर्किट को कर दिया ब्रेक, टच ही खत्म कर दिया, तो करंट खत्म। आप अपनी भाषा में इसको स्विच ऑफ कहते हैं। तो सर्किट ओपन होना मतलब स्विच ऑफ होना। ठीक, तो ओपन सर्किट इसको कहेंगे। करंट जीरो, और ये कुछ नहीं है, स्विच ऑफ है।
और अगर आपने स्विच ऑन किया मतलब इनको जोड़ दिया, जोड़ते ही करंट आ गया V बाई आर, करंट आ गया, बत्ती जलने लगा। रेसिस्टेंस क्या है? बत्ती हो सकता है, पंखा हो सकता है, सबका रेसिस्टेंस है, उसी को आप आर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। मोटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन, गीजर, वॉट एवर, सबको आप खाली आर सिंबल से यहां दिखा दे रहे हैं। है वही डिवाइस है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक, ये मामला। और ये हो गया, जब करंट चालू हो गया तो क्लोज्ड सर्किट हो गया, क्लोज्ड सर्किट हो गया। ठीक, अगर वो स्विच ऑफ था तो ये स्विच, अरे बोलो, ऑन है। तो आज की क्लास में अब तक जो कवर हुआ है और अभी कवर हो रहा है, ये वो चीज कवर हो रहा है जो मतलब आप पूरा चैप्टर को देखने में मदद करेगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको जाके आज ही रिवाइज कीजिएगा। ये आपको एकदम दिखना चाहिए, सर्किट में चल क्या रहा है, वोल्टेज ड्रॉप किधर है, गेन किधर है, ये सब दिखना चाहिए आपको। तब सर्किट में आपको इतना मजा आएगा कि कुछ रटना नहीं पड़ेगा। जल्दी उतारिए। क्या हुआ? ज्यादा लोगों का छूट गया था? हाँ, चलिए ये देखो, आ, इसमें करंट बताओ, अभी मत उतारो, रुको, इसमें करंट बताओ। भैया अच्छा देखते हैं, चलो सुनो। जब चार्ज चला मतलब करंट चला, यहां पहुंचा, सुनना है, ऐसे ही सोचना है, क्योंकि आगे सर्किट में बार बार इस तरह से, जब चार्ज चला यहां पहुंचा, करंट जब वहां पहुंचा तो उसको दो रास्ते मिले। एक रास्ता में रेसिस्टेंस है, कुछ है, और दूसरे रास्ते में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है। तो करंट किधर जाएगा? जिधर बिल्कुल ही नहीं है, सारा के सारा करंट उधर से भाग जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है ना? भाग जाएगा। अगर इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें तो ये कितना होगा? जीरो, आर वाला। और हेलो, आदमी बन जाओ। और सारा के सारा करंट इधर से भाग गया, एक के बार इधर जीरो हो गया, क्योंकि करंट कहता है कि हमको जिधर रेसिस्टेंस कम मिलेगा उधर से हम ज्यादा जाएंगे। अरे मतलब यही है। आप अपनी जिंदगी में भी सोचिए, आप कहीं जा रहे थे, आगे जाके रास्ता दो भाग में बढ़ जा रहा है और फिर एक रास्ता हो जा रहा है, तो आपको या तो ये वाला रास्ता अपनाना है या ये वाला रास्ता अपनाना है। ठीक है ना? पता चला इस रास्ते से जाके जा रहे हैं तो
4 जूता पड़ रहा, इस रास्ते से जा रहे हैं तो 10 जूता पड़ रहा, तो जाहिर सी बात है किधर से जाएंगे, 4 जूता वाला से ऐसा बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सुनिए, आपके साथ साथ 100 लोग हैं, सब जब वहां पहुंचा तो ज्यादा किधर से जाएगा, जिधर ज्यादा लोग किधर से जाएगा, जिधर 4 जूता पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग उधर से भी चल जाएगा 10 जूता वाला है। ठीक है, लेकिन अब सुनो, एगो में 10 जूता है, एगो में 0 है, तो सारा के सारा लोग 0 से भागेगा। समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को जूता खाने का मन करता है, ये तो उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं हम। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो 10 जूता वाला से जाए, हम तो ये है लतखोर। ठीक है ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे थे, यहाँ जो चार्ज है ये लतखोर नहीं है, इसको जिधर कम मिलेगा उधर जाए। क्लियर है, ये बात नोट रखिएगा दिमाग में अभी कि रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, ज्यादा, तो जिस रास्ते से रेसिस्टेंस कम उधर करंट ज्यादा। यहां तो इस रास्ते से रेसिस्टेंस है ये नहीं, ठीक, तो सारा के सारा करंट इधर से भाग जाएगा, इसका सीधे 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछा जाएगा कि ये करंट बताओ, तो कहोगे कि रास्ते में कोई करंट, कोई रेसिस्टेंस मिला ही नहीं। सुनो सब गौर से, अब आगे बढ़ गए, रास्ते में कोई रेसिस्टेंस मिला ही नहीं, तो ये I बराबर E/0 इन्फिनिटी, वेरी हाई करंट भागेगा इस सर्किट से, क्योंकि रेसिस्टेंस है ही नहीं, रेसिस्टेंस है ही नहीं, करंट इतना ज्यादा। तो करा दे, खड़े करा दे आपको, बैठ के नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या, थोड़ी देर पहले ही आपको बोले हैं, फिर दोबारा बोलना पड़ गया है। जीवन में कुछ क्या, कुछ मकसद है कि अब हो गया सब इतना हाई करंट। तो आगे पढ़ेंगे आप कि करंट स्क्वायर होता है अगर आप हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो। करंट इतना हाई हो जाएगा तो तार इतना गर्म हो जाएगा कि धनक जाएगा। समझ रहे हैं। इतना हाई करंट क्यों हुआ, तो आप कहेंगे कि रेसिस्टेंस है ही नहीं है। तो वेरी हाई करंट, वेरी हाई हीटिंग इफेक्ट, तो तार धनक जाए, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सुने होंगे न्यूज में, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया गवर्नमेंट, यही है शॉर्ट सर्किट। तो पॉइंट ए और बी के बीच शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट तो ठीक था, ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना। तो ड्यू टू वेरी हाई करंट, क्या कहते हैं, सर्किट में बर्न में जल जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, और यहां पे कहेंगे कि द सर्किट हियर, द सर्किट is short circuited between A and B,
ए और बी के बीच शॉर्ट सर्किट हो गया है। Very high current flows through the circuit. Short circuit. चलिए इधर सुनिए आप। तो आप अपने घरों में जो मेन स्विच में बिजली आई, इसको जाना था पूरे घर में, पंखा बत्ती सब जलाना था और फिर तब इस पे आना था। पता चला यहीं पे शॉर्ट गया, तो पूरे घर में जाएगा नहीं, यहीं से टॉप गया। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, और इसमें हाई करंट हो जाएगा, यहाँ पे आग लग जाएगा, गर्म होगा। आमतौर पे इतना गर्म हो जाता है कि आग लग जाएगा। ठीक, बैटरी का हम इसमें फिर कर देंगे, घबराइए नहीं। ये जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आप देख रहे थे, तो वहीं पर कहीं पे सिंबल बना लीजिएगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस बगल में ऐसे दिखा दिया जाता है। तो ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक, तो ये बैटरी विथ इंटरनल रेसिस्टेंस। अब सुनिए यहीं पे एक बात सब नोट कीजिएगा। ये कई बार अक्सर ये नहीं बनाया रहेगा बगल में, तो आप समझ जाएंगे बैटरी का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन क्या सचमुच में नहीं होता है क्या? ऑलवेज होता है कुछ ना कुछ। ठीक, लेकिन आपको बोला नहीं जाएगा जब तक आपको इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लेना है, बोला नहीं जाएगा तब तक। जैसे सिंबल में यहाँ दिखाया जाएगा कि हाँ उसका भी है, AK ओम है, 1.5 ओम है उसका, तो ठीक है उसको ले लेंगे। जब तक नहीं बोले तो वो लेना है। तो इसका मतलब रियल बैटरी ऐसा हो। तो अगर आपको बनाया है बिना इंटरनल रेसिस्टेंस के, तो ये रियल है कि आइडियल है? रियल में तो हमेशा रेसिस्टेंस होगा, ये आइडियल है कि भाई इंटरनल रेसिस्टेंस आपको नहीं लेना है। तो ये सचमुच में थोड़ी होता है, ये तो आइडियल है। ये आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा एक बैटरी इमेजिन कीजिए, तो ऐसी चीजों को आप आइडियल कहते हैं। लेकिन आप मने मने जानते हैं कि आइडियल इज समथिंग विच इज नॉट रियल। समझ रहे हैं? तो ये है आइडियल बैटरी। आइडियल मतलब वो उसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक, तो ये वहीं पे इंटरनल रेसिस्टेंस में कहीं पर नोट कर लीजिए कि ये बैटरी विथ इंटरनल रेसिस्टेंस है जो कि रियल है, और ये रियल है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये नहीं। ठीक है ना? जल्दी कीजिए, तो मैं लास्ट वाला स्लाइड करके निकल जाऊं पतली गली से। बढ़ेगा ये।